आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। रुकिए जरा मैं चेक कर रहा हूँ, कैमरा जो है नहीं चल रहा है। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन एवरीवन। कल तक की जो क्लासेस हमारी हुई हैं टोटल 2 हैं और उसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरा तैयार करा दिया है। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि इस कोर्स में आपको जो लेवल दिया जा रहा है कंटेंट का, वो डीप है, वो काफ़ी डिटेल्ड है। वो ऊपर-ऊपर से ऐसा नहीं कि स्क्रीन पर ऑलरेडी कुछ कंटेंट है, किसी किताब की कटिंग है जिसको अंडरलाइन करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डिटेल्ड कोर्स है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और उसकी वजह से थोड़ा-सा समय भी जो है ऑब्वियसली लग रहा है। ठीक है? आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा-सा डिटेल्ड एक टॉपिक होने वाला है, जो कि है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। डाउट्स कृपया क्वेश्चन टैब में ही भेजेंगे जिससे कि मैं आपके डाउट्स को आंसर कर पाऊँ। कल काफ़ी सारे डाउट्स जो है रह गए थे, तो वो आज आप दोबारा भेज सकते हैं अपने डाउट्स अगर स्टिल वो आपके अभी डाउट्स हैं। और बाकी कुछ ऊपर सोमैटो स्ट्राइटिंग करके एक डाउट गया था, वो भी आप मुझे जो है क्वेश्चन टैब में भेज देना। स्टार्टिंग का 1.5 घंटा मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा फोकस की उम्मीद करूँगा, बिकॉज़ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मैं पर्सनली काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ाता हूँ। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या-क्या कवर कराऊँगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, दिल की बात हम लोग करेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि आर्टरीज, वेन्स में क्या फ़र्क होता है, ऑरिकल, वेंट्रिकल क्या है, सेप्टम क्या है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सब, वीना कावा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। कि ब्लड के अंदर क्या-क्या होता है, प्लाज़्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उनका क्या काम होता है और वो कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है। थोड़ा-सा हम इसकी हिस्ट्री की तरफ भी जाएँगे, ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ए क्या होता है, बी क्या होता है, ओ क्या होता है, एबी क्या होता है। इसके अंदर क्या है, सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। यानी हम ब्लड जब पढ़ेंगे तो ब्लड में ही कायदे से एक सेशन में लगा देता हूँ, एक सेशन में हार्ट में लगा देता हूँ। जनरली ये टॉपिक 2 से 3 सेशन का रहता है, बट हम इसे जो है कोशिश करेंगे थोड़ा-सा स्पीड में पढ़ेंगे और कंटेंट ज़रा-सा भी कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा हम स्पीड बना के चलेंगे, तो मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप नोट्स जो हैं अपने साथ-साथ बनाते चलेंगे, ठीक है? मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको इसे पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल, ये मानते हुए कि आपको कुछ भी नहीं आता, बट ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सीखना चाहते हैं, ठीक है? बोलूँगा मैं हिंदी में, लेकिन शब्दों का अंग्रेज़ी वाला ही इस्तेमाल होगा, तो वो हिंदी वाले बच्चों से थोड़ा-सा मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरे साथ थोड़ा-सा कोऑपरेट करेंगे। जहाँ पर आपको फिर भी शब्दों में दिक्कत हो, आप उसे नोट कर लीजिएगा। अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हाथों-हाथ गूगल कर लेना हिंदी में नहीं, अदरवाइज़ क्लास के बाद देख लेना, ठीक है? चलो, शुरू करते हैं जी। आज कहानी को। अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी चीज़ों को जानते हैं, उनसे भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो रिवीज़न की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। आई नो कि उन्हें आता है, आई नो दैट दे नो, बट आई नो दैट दे वांट टू लर्न मोर। तो आई एक्सपेक्ट कि आप जो है आगे नहीं चलेंगे, बाकी बच्चों का भी जो इंटरेस्ट है वो उससे नहीं टूटना चाहिए, है ना? आई आई सपोज़ दिस इज़ फेयर डील, राइट? चलो, शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। बिल्कुल बारीकी से पढ़ाता हूँ, डाउट्स क्वेश्चन टैब में भेज दीजिएगा। कमाल की बात ये है कि 18 डाउट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्लियर हो जाए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन, लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, हमारी बॉडी जो है, उसके अंदर आपको पता है एक चीज़ है हार्ट। हमें लगता है जो हमारा दिल है, वो इमोशंस कैरी करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो हार्ट है, उसमें कोई इमोशन नहीं है, ठीक है? ये इसका काम एक है, ब्लड को पंप करना, बस एक। जो इमोशंस है ना, वो हमारे हाइपोथैलेमस में होते हैं। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर, ये ब्रेन का पार्ट है और ये जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, ये एक्चुअल वो जो हम गानों में दिल की बातें सुनते हैं ना, वो एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस ही है, ठीक है? दिलदा किए तनु छेड़-छेड़ के तनु मिलदा किए, वो जितने गानों में भी आपने दिल शब्द सुना है, वहाँ सब जगह जो है हाइपोथैलेमस लगा सकते हैं, ठीक है? हार्ट का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, वो है ब्लड को पंप करना, टू पंप द ब्लड, ठीक है? और ये हार्ट जो है एक तरीके का मोटर हो गया, पंप हो गया, समझ पा रहे हैं ना? जैसे घर में पानी का मोटर होता है, जिसे आप सम्प या पंप कहते हैं, उसका काम है बस चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, ठीक है? थोड़ा-सा और डिटेल में चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया आपने? तो मैं आगे चलता हूँ। हुँ, दिल को ही हार्ट कहते हैं, जी हाँ। हुँ, चलो, अब ध्यान से सुनना। देखिए, हमारे पास लंग्स होते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ह्यूमन हार्ट, जो आपका मन करे आप वो हेडिंग डाल सकते हैं। मैं आपके लिए हेडिंग डाल देता हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। नोट्स आप साथ-साथ बनाएँगे अभी ने? कोई बात नहीं, आराम से नोट करिए। मैंने अभी तक सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा है, उसके बाद ये वाली स्लाइड आपके सामने है। जी हाँ, दिशा, पीडीएफ मैंने क्लास शुरू होने से ठीक पहले भेजी है। थैंक यू, प्रिय। चलिए।
हमारे जो लंग्स हैं, आपको पता है ना, हम सांस लेते हैं, वैसे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में से डिटेल में बताऊंगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ इतना थोड़ा बहुत आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो हवा जाती है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है करीब 21%। अभी लिखना नहीं है, ये सब सुन लेना, ये रेस्पिरेटरी में लिखवा दूंगा। और वो ऑक्सीजन हमारा शरीर इस्तेमाल करता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज हमने खाया था खाने के रूप में उसे तोड़ता है और उससे एनर्जी बनाता है ना। यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, एनर्जी बनती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लंग्स बॉडी के बाहर फेंकते हैं। यानी हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर फेंकते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारे जो लंग्स है ना, इनसे छोटे छोटे पाइप कनेक्टेड होते हैं, और वो पाइप क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को ब्लड में खोल के हमारे दिल के पास भेजते हैं। ये हमारा दिल है। यानी लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गई, इसने क्या करा, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करके हमारे दिल के पास भेजा। और ये दिल हमारा क्या करता है, इसी सेम चीज को, ऑक्सीजन को और ब्लड को क्या करता है, हमारी बॉडी के पास भेज देता है, टू बॉडी। हमारी किडनी, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब चीजें जो है हमारे बॉडी, हमारे इन सब ऑर्गन्स के पास वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है। रुपेश, वो आगे डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी के लिए ऊपर ऊपर से सुन लो, वो सब नोट कराऊंगा, परसेंटेज वगैरह सब लिखवाई जाएगी। हमारी बॉडी क्या करती है, इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है और बदले में क्या करती है, यहाँ पे CO2 बना देती है। मान लेते हैं मेरी किडनी है, किडनी ने क्या करा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करा और CO2 बना दिया। ठीक है, CO2 वाला जो ब्लड है, जी हाँ, आप इसे नोट करिए, CO2 वाला ब्लड जो है यहाँ पे चला जाएगा। क्या इस ब्लड के अंदर CO2 है? ठीक है इसके अंदर CO2, और यही CO2 प्लस ब्लड जो है चला जाएगा कहाँ पर, हमारे लंग्स के पास। अब हमारे लंग्स क्या करेंगे, इसमें से जो CO2 थी उसे बाहर फेंक देंगे, सांस बाहर छोड़ के, और फिर से सांस लेंगे और ऑक्सीजन को अंदर ले आएंगे। क्या आपको बेसिक साइकिल समझ में आई है, हमारा दिल कैसे काम करता है? ये बहुत बच्चों वाला लेवल है अभी, बिकॉज शुरुआत मुझे लगता है जीरो से ही करनी चाहिए। हमारे लंग्स, सब बताऊंगा, और नीतीश चिंता मत करो, हमारे लंग्स ऑक्सीजन और ब्लड को हार्ट पे भेजता है, हार्ट बॉडी पे, बॉडी CO2 उसमें ऐड कर देती है और वो हार्ट के पास, हार्ट उसे लंग्स के पास, ये एक साइकिल जो है चलने शुरू हो जाती है। अभी ना मैंने आर्टरी वर्ड बोला, ना वेन, ना ऑरिकल, ना वेंट्रिकल, कुछ नहीं, अभी बस हमने ये समझा है। ठीक है, अब हम दिल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं जरा। देखिए, हमारा दिल अगर एक सर्कल है ना, तो हिमेश भाई ने एक बात बताई थी, मुझे एग्जैक्ट लिरिक्स तो याद नहीं, बट फिर भी हिमेश भाई ने एक बात बताई थी दिल की, शायद सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा तेरा, सुना होगा आपने। वो एक्चुअली जो दिल की दीवार है ना, हिमेश भाई उस समय क्लास लगा के नहीं गए थे, तो हिमेश भाई भूल गए कि उस दीवार का नाम है सेप्टम। यानी जो दिल के बीच की दीवार है, इस पे नाम लिखा है सेप्टम, याद रखेंगे। यानी दिल का एक हिस्सा दिल के दूसरे हिस्से से सेप्टम नाम की दीवार से अलग होता है। लंग्स ब्लड को रख के, यस ऋषभ, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? यानी ये दिल की दीवार है जिसका नाम है सेप्टम, सेप्टम। अब अगर मैं इसके और हिस्से करना चाहूं तो इस वाले हिस्से, ये वाले यहाँ पर दो हिस्से हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी दो हिस्से हैं। ये लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है। ये अजीब नहीं लग रहा आपको देखने में? देखिए, जब डॉक्टर भाई इलाज करते हैं तो मरीज सामने की तरफ होता है, स्कूटी पे बैठ के तो डॉक्टर भाई पीछे बैठ के तो इलाज करेंगे नहीं कि पिलियन ड्राइवर है, डॉक्टर है और पीछे से दिल का इलाज कर रहे हैं, दिल सामने की तरफ होता है। तो हम हमेशा सामने इंसान को खड़ा हुआ इमेजिन करेंगे कि एक इंसान भाई यहाँ पे खड़े हैं और ये उनका दिल है। तो ये उस दिल के चार अगर आप हिस्से देखते हो तो क्या ये लेफ्ट और ये राइट होगा? इसलिए हम सामने से देख रहे हैं, इस वजह से लेफ्ट आपको राइट में दिख रहा है स्क्रीन के। बारीकियां हैं, पता होनी चाहिए ना। आप किसी इंसान को अपने सामने इमेजिन कीजिए, उसका लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा ना, तो इस वजह से ये वाला पोर्शन लेफ्ट और ये वाला पोर्शन राइट होता है। ऊपर वाले पोर्शन को ना हम बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है? इन्हें याद कराना मेरी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, फर्ज है, अदा करा जाएगा, चिंता मत करिए, बस अभी मेरे साथ साथ चलते रहिए। ठीक है, इसी तरीके नीचे वाले को बोला जाता है वेंट्रिकल। ये भी हो गया वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। क्या आपको डायग्राम समझ में आ गया? आप ना रट्टे मत मारना, आप बस ऐसे समझो, ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है, ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल। अब अगर आप दिल को भी ध्यान से देखते हो और दिल के मैं ऐसे हिस्से बना देता हूं, तो क्या आपको यहाँ पर नीचे की तरफ वी नहीं दिख रहा? तो ये वेंट्रिकल है। यानी नीचे की तरफ आपको वेंट्रिकल देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ आपको ऑरिकल देखने को मिलता है। एट्रियम और ऑरिकल एक ही बात है, एट्रियम और ऑरिकल एक ही बात है, आपको कोई सा भी लिखा दिख सकता है। यानी लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल ऊपर है और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल नीचे है। ये टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, नीरज। अभी आप सर्कुलेटरी सिस्टम नोट कर सकते हैं हेडिंग के तौर पर। ठीक है, अब जो मैं अगले पेज पे बनाऊंगा वो आपको नहीं बनाना, वो सिर्फ समझाने के लिए है, मैं मल्टीपल डायग्राम्स नहीं बनवा रहा सेम चीज के। इसके बाद जो अगले पेज पे बनाऊंगा वो इसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा।
चलें आगे, चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। आप लेट अगर आए हैं तो आपको स्पेस छोड़ना होगा पिछली स्लाइड्स का, आप उस पोर्शन को बाद में देख लेना। ठीक है, यहां तक की बात आप समझ पाए हैं? चलो अब ध्यान से उसी डायग्राम की तरफ दोबारा चलते हैं, चलो इसी की तरफ चलते हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे लंग्स हैं तो लंग्स ने यहाँ से फेंका है ऑक्सीजन वाला ब्लड, क्या मैं ऑक्सीजन वाले ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दूं? फैंसी बात है, डॉक्टर भाई ने 50 लाख लगाए हैं अपनी पढ़ाई पे तो कुछ तो नक्शेबाजी दिखाएगा ही। तो हमने कहा ऑक्सीजन और ब्लड, कह रहा ना ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड, प्योर क्योंकि हमारे काम का है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब आप क्या करो, मैं बताऊंगा इसे कैसे नोट करना है, अभी के लिए बस आप चीजों को सुन लो, ये मैं बता दूंगा। आप क्या करो ना, इस डायग्राम को खोल लो, यहाँ पे लिख लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड। ठीक है, अब अगर मैं उसी डायग्राम को फिर से बनाता हूं इस तरीके, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहां से अगर ये तार आ रही है तो ये लंग्स से ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, अब मैं एलए लिख रहा हूं इसे, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अभी डिटेल में चलेंगे, चिंता मत करो, इसे नहीं बनाना, ये सिर्फ सुन लेना। ठीक है, उसके बाद ये हमारी बॉडी के पास जाएगा, टू बॉडी, मैं फिर से कह रहा हूं नहीं बनाना इसे। उसके बाद हमारी बॉडी इसे वापस फेंकेगी यहाँ पर, ये राइट ऑरिकल में आएगा, फिर ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। ये जो पिंक वाला है, क्या मैं इसे CO2 रिच ब्लड कह सकता हूं? तो मैं इसे कहूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड। दिशा सही समय पे सब बता दूंगा, अभी के लिए मैं ना बहुत ऐसे कुछ चीजें मैं यहाँ पर ऐसी बता रहा हूँ जो आगे चल के हो सकता है आपको लगे कि पहले और इसमें फर्क है। लेट मी डू इट माय वे प्लीज, ठीक है, मुझे अपने तरीके प्लीज करने दे, क्योंकि सिखाना एक कला है थोड़ी सी, तो वो सीक्वेंस में अपना ही फॉलो करूंगा। ठीक है, चिंता ना करें, चलें आगे। क्या आपको कुछ बढ़िया सीखने को मिला? हर्षल सब समझ आ जाएगा, थोड़ा समय दो मुझे आप। ठीक है, अब अगला डायग्राम जो बना रहा हूं वो भी मत बनाना, पहले स्क्रीन पर देख लेना। मानवी आप क्लासेस को लगाइए बेटा, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ आएगा, फिर भी ना समझ आए फील फ्री टू टेल मी, आप मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं और ज्यादा जो है उसमें चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। चलो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जिंदगी जो है वो शुरू हो रही है और यहाँ से पाइप कनेक्टेड है दोस्तों, थोड़ा सा जूम करके पाइप को देख रहा हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ नोट मत करना, स्क्रीन पे देख लेना, टाइम दे दूंगा। ये एक यहाँ पर एक पाउच जैसा आ गया, क्या ये ब्लड भागा भागा इस तरफ आ रहा है, इस तरफ, उसके बाद ये ब्लड यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, क्या यही लेफ्ट ऑरिकल है और यही लेफ्ट वेंट्रिकल है दोस्तों? ये ब्लड यहाँ से आया, इनने रोहित शेट्टी वाली गाड़ी की तरह बोलेरो मोड़ी, ठीक है, स्कॉर्पियो भी इमेजिन कर सकते हैं, और यहाँ से जो है ये आगे की तरफ आ गया और ये चला गया हमारी बॉडी के पास, ऊपर भी चला गया नीचे भी चला गया। ऊपर क्यों नीचे क्यों मैं आपको समझा, तो देखिए दिल बीच में है, दिल से कुछ पाइप नीचे की तरफ जाएगा तो हमारे पैर के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी, दिमाग के पास भी चाहिए, हाथों के पास देखो, हाथों के पास तो ऊपर से जाएगा ना घूम के, तो ऊपर जो जा रहा है ये जा रहा है हमारे हाथों की तरफ, हैंड्स, हेड, नेक, ईयर, आईज, ऑब्वियसली ये सब पोर्शन में जा रहा है। ये जा रहा है, मान लेते हैं ये ऊपर गया है, ये नीचे गया है, लेग्स हो गए या फिर किडनी हो गई, ऐसे हजारों चीजें मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, हजारों नहीं सैकड़ों तो चलिए लिख ही सकते हैं। ठीक है, ये जो मोटा सा पाइप है ना, इसे हम बोलते हैं एओर्टा, AORTA यानी महाधमनी। ठीक है, एओर्टा इज द मेन आर्टरी, ये आर्टरी वगैरह समझा दूंगा, चिंता मत करो, अभी के लिए एओर्टा है। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, इससे एक एक करके सारे ऑर्गन जो है इससे ऑक्सीजन ले लेंगे, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे भी आया, इधर भी आया, और यहाँ पर वो ऑर्गन बैठा है कोई सा भी, ये इसे यूज करेंगे ऑक्सीजन को, और इसमें क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वाले को ना मैं पर्पल रंग से दिखा रहा हूँ, यानी इसने क्या करा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी। अब ये जो पाइप है ना बेचारा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और ये भी पाइप क्या करेंगे, सारे के सारे, जैसे हमारे घर की गलियां एक मेन रोड से जुड़ी होती हैं, वैसी बहुत सारी मेन रोड एक हाईवे से जुड़ी होती है, तो ये वही है, ये मेन हाईवे है, और हाईवे से अलग अलग मोहल्ले की गलियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे यहाँ पर ये मोहल्ले की गलियां हैं और ये मेन रोड आ गई हमारी। अब क्या होगा, ये पाइप ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ही क्या एक पाइप ऊपर से भी आ रहा होगा दिमाग के पास से, जैसे अच्छे वाला पाइप यानी रेड वाला जो पाइप है वो एओर्टा है, ऐसे इस पाइप का नाम है वीना कावा, वीना
कावा, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर से आ रहा है, सुपर से भी ऊपर, सुना होगा आपने, वो डांस शो में बोलते थे, सुपर से भी ऊपर, यानी ऊपर से जो आ रहा है वो आ रहा है सुपीरियर वीना कावा। और जो नीचे से आ रहा है इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब ये होता है इन्फीरियर फील करना, मतलब डाउन फील करना, इन्फीरियर वीना कावा। यानी ये इधर से ऐसे ब्लड आएगा, इधर से ऊपर से ब्लड आएगा, और ये फाइनली जो है यहाँ पर आके मिल जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? तो क्या ये राइट ऑरिकल होगा, और उसके बाद ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। सोचो, भागा भागा, और यहाँ से जो है कहाँ चला जाएगा दोस्तों? यहाँ से चला जाएगा हमारे लंग्स के पास, इस तरीके। और लंग्स क्या करेंगे? इसे, इससे CO2 को बाहर फेंक देंगे, CO2 को, और यहाँ से फिर से फ्रेश ऑक्सीजन ले लेंगे, और यही साइकिल चलती रहेगी। अभी नोट मत करिएगा, एक ही बार बाद में नोट करिएगा, पहले चीजों को आराम से देख लीजिए। दिशा, आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, जो मैंने पहले लिखा था, पहले बोला था, वो भी बिल्कुल सही था। ये सर्कल क्या है ना, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे इसमें आप किडनी को, लीवर को, पैर को, उंगलियों को, किसी भी चीज को इमेजिन कर सकते हो। अभी आप आराम से सुनो, अभी नोट मत करना, ठीक है? मैं जानता हूँ आपको नोट करने का मन हो रहा है, अभी नोट मत करना, एक बार सुन लो, ठीक है? अभी सुन लो, इंतजार करो। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, नोट करने का पूरा टाइम दूंगा, चिंता मत करो। एक ना शब्द होता है आर्टरी। ये आर्टरी शब्द जो है सुनने में आरती जैसा नहीं लग रहा? आरती, पूजा पाठ, है ना, उस तरीके। तो पूजा पाठ करते समय, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आपको अच्छी सी फीलिंग आती है ना? हाँ, पॉजिटिव, सब कर देंगे हम, फर्स्ट आ जाएंगे, सेकंड ही आ जाएंगे, पास ही हो जाएंगे, है ना? यानी आर्टरी जो है ये क्या प्योर सी फीलिंग देती है? आरती यानी आर्टरी, यानी आर्टरी जो है प्योर ब्लड कैरी करती है, जिंदगी में याद रखिएगा। और इसी तरीके जो वेन्स होती हैं, ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। अभी नोट नहीं करना बेटा, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वंस, मैं आपको नोट करने का पूरा समय दूंगा, मनीष सब समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? पहले ना समझ लो, समझ लो आराम से। अब ये क्या मैं कह सकता हूँ, एओर्टा एक आर्टरी ही है, यानी एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वीना कावा एक वेन है, लार्जेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब अगर मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है प्योर ब्लड, तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं आपको ये पता है कि प्योर ब्लड ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है? अगर मैं इम्प्योर लिख रहा हूं तो मैं आपसे उम्मीद करूं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है? अब बात तो बड़ी ध्यान से सुनना मेरी, अभी भी ना बात खत्म नहीं हुई है। क्या ये सारी की सारी आर्टरीज हैं पतली पतली, ये वाली, ऐसी और भी बहुत सारी होंगी, हजारों होंगी ऐसी? क्या ये सारी की सारी वेन्स हैं? अब एक ट्विस्ट, वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो लंग्स होते हैं ना, इनसे भी दो पाइप कनेक्टेड है, ध्यान से देखो। और लंग्स से एसोसिएटेड जो भी चीज होती है उसके नाम के आगे ना पल्मोनरी बनाना होता है, पल्मोनरी। इंस्टाग्राम का ना एक बड़ा फेमस हैशटैग है, हैशटैग इग्नोर। इस समय मैं आपके कमेंट्स को वैसे इग्नोर कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोचे कि मैं आपके जवाब बीच बीच में दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला, फोकस करिए। यानी पल्मोनरी आर्टरी, अब मैं शब्द लिखना चाह रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरी। अब सोचो, अगर मैं आपके लिए यहाँ पल्मोनरी आर्टरी लिख देता हूँ, रंग रंग भेद नहीं करते हैं, इसे मैं ब्लू से लिखता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी। अब आप कहोगे आर्टरी तो प्योर ब्लड कैरी कर रही है, तो पल्मोनरी अगर मैंने इसके नाम के आगे लगा दिया तो मैं इधर प्योर लिखूंगा, तो ये तो फिर कोई सेंस नहीं बना। सोच के देखो, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है, वैसे देखो आर्टरी तो प्योर ब्लड कैरी करती, लेकिन क्योंकि पल्मोनरी लग गया तो उल्टा काम होगा। पल्मोनरी शब्द देखते ही उल्टा काम होगा, यानी ये इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। पक्का समझ पा रहे हो? पल्मोनरी देखते ही आर्टरी का उल्टा काम कराना है अपन ने। और अगर मैं ऐसे ही वेन लिख दूं तो ये तो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा था, अभी नोट मत करना। लेकिन अगर मैंने पल्मोनरी इसके आगे लगा दिया तो इसे भी उल्टा काम करना पड़ेगा, पल्मोनरी लगते ही इसे प्योर कैरी करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने उसी प्यारे से डायग्राम की तरफ चले जाऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं प्योर वाला पल्मोनरी वेन है? क्या ये वाला पाइप पल्मोनरी वेन है? क्या ये वाला जो है दोस्तों ये पल्मोनरी आर्टरी है? अब उनका नुकसान होगा जो कि ज्यादा ही स्मार्ट है, अंग्रेजी में जिन्हें ओवर स्मार्ट कहते हैं, जिन्होंने मना करने के बाद भी डायग्राम बना लिया होगा। अब वो क्या कर रहे हैं, वही काटा पीटी कर रहे हैं बैठ के, ठीक है? हाँ, ये पल्मोनरी आर्टरी होगा। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए दोस्तों? क्या मैं कह सकता हूँ एओर्टा जो है हमारे पास, ये प्योर ब्लड कैरी करती है और ये लार्जेस्ट आर्टरी है? अभी बताता हूँ, चित्रांग आर्टरी एक जनरल शब्द है जिसकी एक वैरायटी एओर्टा है। वीना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। जैसे स्कूटी
को आर्टरी मान लो और एक्टिवा को एओर्टा मान लो, यानी एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और ये जो दिल की दीवार है ये वाली, इसका नाम हमने अभी पढ़ा था दोस्तों, सेप्टम। इसका काम आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को, नॉट सो मच ऑफ ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड में मिक्स नहीं होने देता। सोच के देखिए जरा, पक्का। अभी शांत दिमाग से मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा समय दूंगा नोट करने का। अभी तक जो आपने नोट करना है वो मसला बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है, अभी भी कह रहा हूँ नोट मत करना। आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है, वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। अगर पल्मोनरी शब्द लग गया तो आर्टरी वाला इम्प्योर हो जाएगा, पल्मोनरी वेन वाला प्योर हो जाएगा। अब पल्मोनरी लगते ही हमें पता है कि ये कॉन्टैक्ट है आपका लंग्स और हार्ट के बीच में। पल्मोनरी शब्द देखा और कॉन्टैक्ट हो गया लंग्स और हार्ट के बीच में। अगर पल्मोनरी नहीं लगा हो तो हार्ट और बॉडी के बीच में। हमने देखा कि लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के रास्ते से लेफ्ट ऑरिकल में, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एओर्टा के रास्ते जाएगा टू बॉडी, फिर फ्रॉम बॉडी आएगा वीना कावा से इम्प्योर ब्लड जो कि राइट ऑरिकल में आएगा, से राइट वेंट्रिकल में आएगा, से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लंग्स के पास चला जाएगा। पहले आप ये बताइए आपको समझ आया है या नहीं आया है? समझना ज्यादा जरूरी है, नोट करा दूंगा, पूरा समय दूंगा नोट करने का। आ गया? अभी रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करें। अभी भी जिसे 99% वाला लेवल होगा समझा दूंगा, चिंता ना करें। मनीष, वो लंग्स के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये O2 से CO2 कैसे बना, लंग्स में हम इसे पढ़ेंगे। मनोज सब कुछ बताया जाएगा बेटा, चिंता ना करें। नितिश अभी रिपीट कर दूंगा। अभी के लिए आप एक काम करो मेरे कहने से, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक तो नोट कर लिया है, अब मैं आपसे नोट करा रहा हूँ। यहाँ तक नोट कर लिया है, ठीक है। इस डायग्राम को नोट करना चाहे कर सकते हैं, मुझे बस आपके कॉपी में ये वाले नोट्स चाहिए, बस ये वाला और ये वाला। यस ऋषभ, कर लिया आपने इसे नोट? ये वैसे में आपने पहले ही कर लिया होगा। अब फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। CO2 रिच ब्लड, इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही बात होता है। आराम आराम से नोट कीजिए। श्रेया, प्योर ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इम्प्योर ब्लड वो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है। एक्चुअली ना, CO2 की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। अब वो रेस्पिरेशन में आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी बोलूंगा तो फर्जी हो जाएगा वो। अभी के लिए बट हम मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है। LV से कनेक्ट हो जाती है बॉडी वाली। एक्चुअली वो ना पाइप ऊपर से ही आता है, मैं ऐसे लंबाई से जोड़ देता हूँ। हाँ, बाकी आप सही कह रहे हो, आप कंफ्यूज हो सकता हो जाओ उससे। आपस में कृपया बातें मत कीजिए, इसे नोट कीजिए अब। स्पीड प्लीज बना लीजिएगा। आर्टरी प्योर ब्लड, वेन्स इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर के ऊपर क्या लिखा है? इम्प्योर ब्लड के ऊपर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है। कविता प्लीज जल्दी जल्दी लिखिए। देखिए दोस्तों, मैं आपके ट्यूशन वाले भैया जैसा नहीं हूँ, मैं एक साथ ही कत्लेआम कर देता हूँ। आर्मी के कुछ रूल्स हमने भी पढ़े हैं। आर्मी का रूल पता है ना, गलती कोई भी करे सजा सबको वाला, वो पता है मुझे। वहां तक मत जाइए। नोट कर लिया आपने? क्योंकि बाकी देखिए, आप लोग सीरियस होना हो, बाकी बच्चे बहुत सीरियस है अपनी लाइफ को लेके। जब आप प्लस पे आते हैं तो आपके घर वाले अपनी जेब से एक सर्टेन अमाउंट देते हैं, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है बच्चे की तैयारी के लिए। कम से कम वो उनके रिस्पेक्ट के लिए ही पढ़िए आप, कैसे कैसे कमाए गए हैं। अब आप इसे आराम से बनाइए, मैं आपको काफी समय दे रहा हूँ इसे बनाने का। आराम से बना लीजिए। आपका चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ और मैं पानी लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट मुझे लगेंगे, तब तक आप इसे बना लीजिए। आर्टरी क्या एओर्टा वर्ड से आया है, समझा नहीं। आर्टरी का एग्जाम्पल है एओर्टा। आप इसे बनाइए, आपकी चैट ऑफ हो रही है और 1 से 1.5 मिनट में मैं आपके साथ दोबारा आके यहाँ पे मिल रहा हूँ, ठीक है।
आई होप आप सभी ने जो है डायग्राम बना लिया होगा। ठीक है, चलो फटाफट बनाइए। आप लोगों को समझ आ गया है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग एंड डिस्टर्बिंग एंड डिफिकल्ट डायग्राम्स में से एक है हमारी बायोलॉजी का। जो एक्चुअल किताब वाला डायग्राम है वो बहुत ही अजीब भयंकर सा है, तो मैं उसी को सिंप्लीफाई करके आपको हमेशा पढ़ाता हूँ। वेंट्रिकल के ऊपर के हिस्से का नाम एक बार, वेंट्रिकल के ऊपर मैं सारे एक बार बोल देता हूँ। ये पल्मोनरी वेन लिखा है, ये हैंड्स प्लस हेड लिखा है, लेग्स प्लस किडनी, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वीना कावा, लार्जेस्ट वेन वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, सेप्टम। ये ऑर्गन्स लिखा है बस। अंकित 3 सब्जेक्ट्स तो आपको इसी कोर्स में कराए जाएंगे, बाकी के लिए आप रिकॉर्डेड कंटेंट प्रतियोगिता मंत्रा पे पढ़ सकते हैं। जनरली रुपेश नो, इतना ही होता है। ठीक है, चलें दोस्तों आगे। अब एक इशू है, वो इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा होल हो गया, तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स होने लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि एफिशिएंसी जो हमारी हार्ट की है वो उतनी बढ़िया नहीं होगी, है ना। ये हार्ट होता है, हर्ट नहीं होता। हर्ट होता है HURT। वैसे तो आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, ये सब आपको पता होगा। इसे हार्ट बोलते हैं, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ऐसी एक करियर होता है या कैरियर होता है, करियर बोलते हैं जो आप बनाने जा रहे हैं। कैरियर तो मतलब साइकिल में लगा होता है ना, करियर बोलते हैं उसे। थोड़ा बारीकियां बस आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसे शब्द आई होप आप इंग्लिश के टीचर से पढ़ते रहते होंगे। ठीक है, ये जो बीच में छोटा सा अगर यहाँ छेद हो जाएगा, तो इम्प्योर ब्लड जब आएगा तो इधर मिक्स हो जाएगा, प्योर जाके इधर मिक्स हो जाएगा, तो हमारा दिल अच्छे से काम जो है नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि वो जो छेद होता है वो कहाँ होता है, तो सेप्टम के अंदर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक और दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है ना, कि जब यहाँ से ब्लड इस तरफ आएगा तो ये हार्ट ऐसे दबेगा, तो क्या ब्लड यहाँ से वापस भी जाने की कोशिश करेगा। पास्कल भाई ने बताया था कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। पास्कल भाई एक लॉ दे गए हैं, है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये दरवाजा ऐसे ही खुला रह गया, तो ये ब्लड जब इधर भागेगा तो इधर भी भागेगा। तो यहाँ पर ना एक चीज लगी होती है जिसे हम बोलते हैं वॉल्व। वो वॉल्व का काम होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो कराना बॉडी के अंदर। वॉल्व का काम होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करना हमारे हार्ट के अंदर। मैं आपके लिए अब अगले पेज पे लिख देता हूँ। हार्ट, ऑब्वियसली ह्यूमन हार्ट हैज 4 वॉल्व्स। और वॉल्व्स का जो फंक्शन होता है वो होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। लाइव लगाएंगे बेटर रहेगा अंकित, बाकी कैसे भी करिए, कंटेंट आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए। इफ पॉसिबल लाइव, अदरवाइज रिकॉर्डेड। हमारे दिल के पास 4 वॉल्व्स होती हैं, इनकी लोकेशंस वगैरह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप चाहें तो इसी डायग्राम में बना सकते हैं, बट मेरे लिए ये डायग्राम ऑलरेडी काफी ज्यादा सैचुरेट हो चुका है, तो मैं एक फ्रेश डायग्राम में आपको बताऊंगा। अगर आपकी राइटिंग छोटी है, अगर आपके पास स्पेस है, तो आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से वही डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ। डायग्राम तो आपको समझ आ गया होगा ये वाला। अब मैं बहुत ज्यादा इसमें कलाकारी नहीं दिखा रहा हूँ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ बस। ये है आपके दिल का डायग्राम। 4 ही होते हैं अधिकतर, बट उसमें भी है ना, एम्फीबियंस के दिल में अलग चेंबर्स होते हैं, फिशेस के अलग होते हैं, तो ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है बस। ठीक है, अब ध्यान से देखना कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपके हिसाब से। एक तो यहाँ पे पड़ेगी ना, अभी आपने पढ़ा क्यों, और सोचो क्या ये इसका शेप ऐसा होना चाहिए जिससे कि अगर वापस आए तो ये बंद हो जाए। थोड़ा सा अब यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन काम करेगी। एक तो इसकी लोकेशन ये होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे एक यहाँ पर भी वॉल्व होना चाहिए। ये डायरेक्शन वैसे आपसे कोई नहीं पूछता, बट फिर भी सीख लेंगे तो क्या जाता है। अगेन रीजन सेम है कि यहाँ से ब्लड वापस ना आ जाए, ये ना हो कि वेंट्रिकल जैसे ही खुले, वेंट्रिकल दबेगा तो खुलेगा भी ना, तो खुलते समय ब्लड वापस आ गया तो नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके सेम के यहाँ पर भी आपके लिए वॉल्व्स होने चाहिए। सोच के देखिए जरा, यहाँ पर भी एक होगा और यहाँ पर भी एक होगा। आगे मत चलिए, जैसे मैंने आपको कहा था, साथ साथ चलिए। ठीक है, अब सबसे पहले वॉल्व की हम बात करते हैं जो इस हिस्से में है। अब 4 वॉल्व मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या ये जो पहला वॉल्व है, ये आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये पहला वॉल्व जो है आपको यहाँ दिख रहा है। दूसरा वॉल्व आपको लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में देखने को मिल रहा है। तीसरा वॉल्व आपको क्या यहाँ पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखने को मिल रहा है। और चौथा जो है आपको राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको इनके नाम लिखवाता हूँ। सबसे पहले याद रखेंगे लेफ्ट ऑरिकल और
लेफ्ट वेंट्रिकल, पिछले पेज का कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको ये नोट करना है। इसके बीच में एक वॉल्व है जिसे हम माइट्रल वॉल्व बोलते हैं, अभी के लिए मैं इसे मिट्रल वॉल्व बोलना चाहूंगा। शौक बड़ी चीज है, बस मुझे शौक है ऐसा, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में वॉल्व जो है वो होगा एओर्टिक वॉल्व। जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल इसके बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल्व और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी। दिल के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, ऑफिशियल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन करके उसे बोलते हैं, उसमें होता है वो जनरली, बाकी डॉक्टर आपको बेटर बता पाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। रुपेश, ये सवाल एक टीचर के लिए बड़ा इरिटेटिंग सवाल होता है, ये मुझसे छोड़ो, किसी से मत पूछना। देखिए, आपके समय की कीमत है तो मेरे भी समय की कीमत है, पढ़ा रहा हूँ तो आते ही होंगे। मैं क्यों ही पढ़ाऊंगा बताओ, मैं कुछ छोले भटूरे की रेसिपी थोड़ी यहाँ सिखा रहा हूँ, कंटेंट है, एसएससी का कोर्स है, तो पेपर पूछता तभी पढ़ा रहा हूँ। देखो रुपेश, जो पढ़ाया जा रहा है एसएससी के काम का है, अदरवाइज नहीं पढ़ाया जाएगा। जो एसएससी नहीं पूछता वो नहीं पढ़ाया जाएगा पूरे कोर्स में, किसी भी कोर्स में। आपको डॉक्टर बनाने का कोई पर्पस नहीं है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वॉल्व है, यानी मिट्रल वॉल्व है। क्या मैं इसे मिट्रल वॉल्व कह सकता हूँ? अब ना दूसरे का नाम याद करना बड़ा ही सरल है। अब सोच के देखो, एओर्टा से तो लेफ्ट वेंट्रिकल ही कनेक्टेड होता है बस। अब यहाँ पे रटने वाले बच्चों का नुकसान है, समझने वाले बच्चों का फायदा है। भाई एओर्टा से तो एक ही चेंबर कनेक्टेड है, आप देखो ना, लेफ्ट ऑरिकल कनेक्टेड है ना राइट में वेंट्रिकल ऑरिकल कनेक्टेड है, तो उसका नाम भी सिंपल हो गया। जो एओर्टा से कनेक्टेड है वो एओर्टिक वॉल्व, ऐसी पल्मोनरी आर्टरी से जो कनेक्टेड है वो पल्मोनरी वॉल्व। ये दोनों याद करना तो बड़ा ही सरल है। भाई ये वाला जो है एओर्टिक वॉल्व होगा क्योंकि एओर्टा की तरफ जा रहा है, ये वाला पल्मोनरी हो गया क्योंकि पल्मोनरी की तरफ जा रहा है। ये जो है आपको याद करने में 2 में एफर्ट लगेगा, एक आपका ट्राइकस्पिड है और एक आपका माइट्रल या मिट्रल। अब देखो, ये जो 4 वॉल्व है ना, इनमें 3 वॉल्व ऐसे हैं जो कि अच्छे से पढ़ाई करते थे, और चौथा वॉल्व ऐसा जो जो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। तीसरे वाला लिखा ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। अब ये 4 वॉल्व का नाम लिखता हूँ। एक है माइट्रल, एक है एओर्टिक, एक है ट्राइकस्पिड और एक है पल्मोनरी। अब ये जो 3 है ना, ट्राइकस्पिड का मतलब 3 ढक्कन है उसके अंदर। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आपको इसमें 3 हिस्से दिख रहे हैं? ये वॉल्व है, मान लो ऐसे खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो इसमें 3 चीजें हैं ना। लेकिन अगर 2 चीजों से बनाऊंगा तो बाइकस्पिड हो गया, बाइकस्पिड। तो ये पहले वाला जो है ना, ये बाइकस्पिड है, इसमें 2 कस्प है। ये तीनों ही जो है वो ट्राइकस्पिड है। ट्राइकस्पिड, ये तो नाम से ही ट्राइकस्पिड है, और ये भी ट्राइकस्पिड है। अब हुआ क्या ना, 4 बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब इनमें 3 लोगों ने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, चौथा जो है बस अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा, मित्रों के साथ घूमता रहा। अब मित्रों के साथ घूमने की वजह से ये बेचारा जो है पीछे रह गया। इन तीनों ने तो क्या करा, मर्सिडीज खरीद ली, बड़े हो गए। अब ये जो मित्रों के साथ घूम रहा था, ये बेचारा मर्सिडीज कैसे ले पाएगा, ये तो पार्टी कर रहा था आराम से, तो इसने क्या करा, चाइनीज मर्सिडीज खरीद ली। ये डायग्राम आपको नोट करना है। ये बाइक कस्पिड है, ये एक कस्प है, ये दूसरा कस्प है, ऐसे खुलेगा बंद होगा। इस कोर्स के अंदर आपको पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा जो कि कवर हो जाएगा। हिस्ट्री आपको अलग से पढ़ाया जा रहा है, वो भी कवर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो रिकॉर्डेड भी स्टार्ट कर सकते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? जी हाँ, यस ऋषभ। चल, अब मैं इसे जरा आपको कुछ फोटोज के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, रुकिए जरा। एक मिनट रुकिए, देखिए ये एक फाइल है जो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा सेशन के बाद या कल के सेशन के बाद। ठीक है, जो जो आपको स्क्रीन पर मैं हाथ से लिख के दे रहा हूँ वो आपको एनोटेशन डाउनलोड करनी है। जो मैं आपको टाइप्ड कंटेंट दिखा रहा हूँ वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। काम वॉल्व का सेम है निर्माण, बस यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना। देखिए ये वो डायग्राम है जहां से शुरुआत होती है। अब इसे देखकर समझना बड़ा मुश्किल काम है,
क्योंकि ये आपको याद है ना एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब ये देख के पल्ले ही नहीं पड़ता क्या है, इसीलिए मैंने इसे जो है बहुत सिंप्लीफाई करा है। सिंपल जो मुद्दे की बात है बस आपको वो बताया है। ज़बरदस्ती 2-2 पाइप 3-3 पाइप ये सब कुछ नहीं बताया है, चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी का एक दूसरा डायग्राम है, फैंसी-फैंसी बातें हैं और कुछ भी नहीं है। आप आई होप समझ पा रहे होंगे इस पूरे डायग्राम को। ये लंग्स से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से होकर लेफ्ट एट्रियम ये रहा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा, यहाँ पे बीच में माइट्रल वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे एओर्टिक वाल्व लगा हुआ है। यहाँ से एओर्टा के पास जाके ये बॉडी के पास चला जाएगा, फिर फाइनली ये वीना कावा से वापस आएगा। ये वीना कावा सुपीरियर वाली है, ये इंफीरियर वाली है, पीछे कहीं पे मिलेंगी। यहाँ से अंदर आएगा ये राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, राइट वेंट्रिकल में आएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरफ, और ये आपका एक और वाल्व लगा हुआ है, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। और ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा जी, हमारे लंग्स के पास। अब ये दो पाइप क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, तो एक इस तरफ एक इस तरफ, ऐसे यहाँ पर भी 2 लंग्स हैं, तो एक से आएगा और दूसरे से आएगा, ठीक है जी। अब बताइए इस डायग्राम को स्क्रीन पर दिखाकर आपको पढ़ाना ज़्यादा सही है या फिर आपको इस तरीके पढ़ाना ज़्यादा सही है, जो मैंने अभी टुकड़ों-टुकड़ों में एक-एक करके आपको पढ़ाया है। पहले ये पढ़ाया है, फिर ये पढ़ाया है। ये छोटा-सा फ़र्क होता है किताब से पढ़ने में और एजुकेटर से पढ़ने में, क्योंकि देखिए मैं नहीं कह रहा किताब में गलत है, मैंने खुद ने किताब से पढ़ा है, बट मैंने क्या करा है चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप में लेके चला हूँ, तो आपका तैयार हो गया है डेटा। अब ये दिल को मैंने काट दिया है बीच में से, तो आप देख सकते हैं बाइकस्पिड का एक्चुअल मतलब क्या है और ट्राइकस्पिड का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, समझ गए कस्प वाली बात जो मैंने आपको अपने हाथ से बताई थी। चलें आगे। चलो जी, अब मैं आगे चलता हूँ और अपना डेटा आपको और दिखाता हूँ। देखिए मैं और भी बहुत सारे पकाऊ बातें आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे कि ये सब मैं आपको आगे चल के भी पढ़ाऊँगा कि कैसे-कैसे पूरी खोज वगैरह हुई है। ओपन सर्कुलेटरी, क्लोज़ सर्कुलेटरी क्या होता है, ब्लड क्या है, उसमें क्या-क्या पाया जाता है, स्प्लीन क्या होता है, किसकी लोकेशन क्या है, और उसके ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल बच्चों को फैंसी काम का बड़ा शौक है, फैंसी वाला ट्रेंड इस समय चल रहा है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी। बट पहले मैं वो पढ़ाऊँगा जो मुझे लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम ये सारा पोर्शन भी आराम-आराम से समझते रहेंगे। चलो, अब मैं कुछ डेटा आपके सामने लिखना चाहूँगा, इसे आप नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ह्यूमन फंक्शन कोई पूछे, स्पीड में नोट करते चलेगा। कुछ भी नया नहीं है, बस जो आपको भी समझ आया है उसी को मैं किताब पे उतरवा रहा हूँ। टोटल चेम्बर्स 4, लेफ्ट ऑरिकल एलए ऐसे ही करके लिखना शॉर्ट में, आरबी वॉल या वॉल ही लिख देते हैं इसे, बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सेप्टम, लेफ्ट पोर्शन O2 rich pure oxygenated blood, right portion CO2 rich impure deoxygenated blood, walls 4, 3 tricuspid plus 1 bicuspid, function unidirectional flow of blood. कर लिया जी आपने नोट? तेजी से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि डेटा ज़्यादा है। लास्ट लाइन है वॉल्स टोटल 4 होती हैं जिसमें 3 ट्राइकस्पिड और 1 बाइकस्पिड होती है। इसका फंक्शन है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ये एंड के लिए बनवाया जा रहा है बिकॉज़ पेपर में भी समय है, तो देखिए अभी भले ही आपको सब चीज़ें आसानी से समझ आ रही है बट पेपर तक हो सकता है थोड़ा मिक्स अप हो जाए। तो ऐसे नोट्स आपको पेपर के समय रिवीजन में काफ़ी मदद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेयर्स ऑफ हार्ट टोटल 3 लेयर्स होती हैं। इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, फटाफट नोट कीजिए।
लास्ट लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने मानवीय भी थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमारे दिल में वॉल्व्स होते हैं, उनका काम होता है कि खून वापस ना जाए, कि अगर खून ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया है, तो जब हार्ट ऐसे स्क्वीज़ होगा, तो वो वापस ऑरिकल के अंदर ना जाए, इसकी वजह से वॉल्व्स को लगाया जाता है। नहीं, चेंबर जो हैं, वो तो अपने ये हो गए ना, देखो चेंबर तो वो कमरे हो गए नेहा, जैसे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो वो एक दरवाज़ा लगा है, वो वॉल्व है। वॉल्व दरवाज़ा है, चेंबर कमरा। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये ऑफिशियल ने जो सवाल पूछा था, शायद वो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। 3 लेयर्स होती हैं। जो दिल के ऊपर की कवरिंग है, वो 3 लेयर की बनी होती है। ऑब्वियसली एक आउटर होती है, एक मिडल होती है और एक इनर होती है। आउटर को एपिकार्डियम कहा जाता है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मिडल वाली को मायोकार्डियम कहा जाता है, ये मस्कुलर होती है। और इनर वाली को एंडोकार्डियम कहा जाता है, ये वेरी थिन होती है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जनरली बॉडी का जो इंटरनल पोर्शन है वो सॉफ्ट है बाहर के पोर्शन से। ये ब्रेन के साथ भी हम जब आगे चल के मेनिंजेस पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि बाहर से इम्पैक्ट आता है, बाहर से टक्कर आती है। हेलमेट जैसा होता है, हेलमेट का सबसे बाहर वाला हिस्सा सबसे सख्त होता है, अंदर थर्माकोल होता है, क्योंकि इम्पैक्ट बाहर से अंदर आता है। सेम यहाँ पर है, दिल का जो बाहर वाला हिस्सा है, वो आपका थोड़ा सा हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है, जिससे बाहर अगर आपको कोई पंच करे, तो दिल तक अंदर तक चोट ना पहुंचे। और अंदर वाला हिस्सा क्योंकि एक्चुअल कॉन्टैक्ट में है बाकी चीज़ों के, तो इनर लेयर जो है काफ़ी पतली झिल्ली जैसी होती है। इसका डायग्राम संजू अलग से मैं नहीं आपके लिए लेके आया हूँ, बिकॉज़ बस 3 आप लेयर इमेजिन कर सकते हैं बस। ठीक है, आगे चलें। अब हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम बढ़ जाता है, तो हमारे जो दिल की वॉल्व्स हैं, वो अच्छे से काम करना बंद कर देती हैं, और उसकी वजह से हम अपने दिल की जो वॉल्व्स होती हैं, उन्हें रिप्लेस कराते हैं एनिमल वॉल्व्स से। पिग वॉल्व्स का जनरली इस्तेमाल करा जाता है। यस, बिल्कुल यही सही है। लेयर्स ऑफ हार्ट वाला जो आपका डाउट है, सही है। इन केस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम, बेटा थोड़ा जल्दी-जल्दी लिखो, या मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। बट क्या है ना, बाकी सब लिख लेते हैं, तो थोड़ा मैं आपको पुश कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। पिग बोला आपने, जी हाँ, मैं भी लिखूँगा अभी पिग। ऑफिशियल 3 लेयर हैं, सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव है, बीच वाली मस्कुलर है, मसल्स तो होंगी ना दिल के अंदर, वो क्योंकि हार्ट भी तो अल्टीमेटली एक ऑर्गन है, तो वो मिडल हो गई, अंदर वाली वेरी थिन हो गई। अरे भैया, लिख तो दूँ मैं। इन केस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द body increases, the walls stop working. They are replaced by walls of animals. Example, pig walls. Yes, प्रियांशु। देखो नाम बड़ा सिंपल है प्रियांशु, मेम्ब्रेन मतलब परत, पेरिकार्डियम, कार्डिया मतलब दिल, दिल के ऊपर की परत, ऐसे ही नाम रखा गया। स्टंट अलग चीज़ है, स्टिंट अलग चीज़ होती है, चिराग ये अलग चीज़ है। देखिए अनिर्बान, अगर दिल की ये जो वॉल्व्स हैं अच्छे से काम नहीं करेगी, तो ब्लड का सर्कुलेशन बेकार हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली किसी और जीव की दिल की जो वॉल्व्स हैं उसे निकाल के यहाँ फिट करते हैं। सिर्फ पिग नहीं है, पिग एक एग्जाम्पल में लिखा गया है, ओनली मैंने कहाँ लिखा है दोस्तों, ओनली कहाँ लिखा गया है, मैंने लिखा है एग्जाम्पल पिग वॉल्व्स। अब पिग ही क्यों, पिग ने क्या बिगाड़ा है इंसान का, इसके लिए आपको डॉक्टर का पर्चा बनवाना होगा 700-800 रुपये का। आपके घर के पास कोई कार्डियोलॉजिस्ट होगा, उसका जाके आप दिमाग खा सकते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो मैंने पता भी नहीं करा कि पिग क्यों। मेरे को कोई पिग से कोई खास ऐसा लगाव नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में। जो फैक्ट है बस आपको वो बताया जा रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि पिग की वॉल्व का साइज ह्यूमन हार्ट से मैच करता होगा। दूसरे नंबर पे उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ह्यूमन हार्ट से मैच करती होंगी, बस इतना सही है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ठीक है, मैंने ये बताया है दोस्तों, अगर ये वॉल्व सही से काम नहीं करेंगे, आप सोच के देखो, तो क्या उस केस में वही प्रॉब्लम आएगी जिसकी हमने बात करी थी कि ब्लड वापस जाएगा, तो इसे रिप्लेस करना होगा ना। तो दिल का ऑपरेशन होगा और नई वॉल्व लगा दी जाएगी बाहर से, जो कि किसी एनिमल की होगी बस। कैल्शियम चीज़ों को सख्त बना देता है निर्माण। कैल्शियम जो है जो हमारी बॉडी है उसे सख्त बनाता है थोड़ा-सा, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे खत्म करता है। कुछ जो है कह रहे पिग्स आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली एनीवेयर। अरे भैया, यहाँ इंसानों की इतनी बेकदरी हो रही है, कहाँ पहुँच गए हैं? क्या कर रहे हैं? हम इंसान हैं, हमारा ट्रीटमेंट तो बड़ा अपोलो जो 16 में हो रहा है ना? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? घर बैठे हैं,
पंखे की पूरी हवा आ नहीं रही है, भुजिया पे जो है केचप डाल के खा रहे हैं और पिग की टेंशन ले रहे हैं। यहाँ तक की बात आई होप आप समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको दिल धड़का कर सुनाता हूँ। देखिए, हार्ट बीट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। दिल जो है ना सबके लिए बराबर धड़कता है, वो फालतू बातें हैं जिया धड़क धड़क जाए, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, खाओ पियो ऐश करो वाली सिचुएशन है। हार्ट जो बीट करता है इसका मतलब होता है हार्ट एक बार दबता है फिर एक बार खुलता है, लप टप इस तरीके जो है हार्ट काम करता है। ठीक है, यानी जब हार्ट बीट करता है तो जो साउंड आती है, ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है ये होती है लब डब। ठीक है, लब डब, एक लब डब का मतलब है एक बीट पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर हार्ट के अंदर मान लेते हैं वो होल होता है जिसकी हमने बात करी थी, हार्ट विद होल, उसमें आती है मर की आवाज़। थोड़ा डिप्रेसिंग साउंड कर रहा है क्योंकि हमें हिंदी आती है, बट एक्चुअली जो आवाज़ आती है वो कुछ ऐसी आती है, मर मतलब थोड़ा सा डिप्रेसिंग साउंड कर रहा है कि हर धड़कन के साथ इंसान को एहसास हो रहा है, बट जो फैक्ट है बस आपको वो बताया जा रहा है। हार्ट बीट का मतलब है हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक बार रिलैक्स होगा, है ना? कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक बार रिलैक्स होगा, ये पूरा जो मिलाकर है ये एक हार्ट बीट बनेगा। वन कॉन्ट्रैक्शन प्लस वन रिलैक्सेशन इज नोन एज वन हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल, रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। ये आपको याद रखना है। कॉन्ट्रैक्ट देखिए, दिल पहले ऐसे दबेगा फिर दिल रिलैक्स करेगा। दबेगा क्यों सत्या की? जिससे कि वो ब्लड बॉडी तक जाए। रिलैक्स क्यों करेगा? जिससे कि फ्रेश ब्लड ऊपर से आ जाए। आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? अरे दिल खुलेगा तो फ्रेश ब्लड आएगा, दिल दबेगा तो वो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी वजह से। और ये ध्यान रखिएगा, हार्ट बीट्स फॉर या हार्ट बीट 70 टू 80 टाइम्स पर मिनट, लेकिन बेस्ट आंसर 72 रहता है। वो अमन बीपी बता रहे हैं, 70 टू 80 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड ध्यान रखना है तो बेस्ट आंसर जो है आपका वो रहेगा एग्जैक्टली 72 बीट्स पर मिनट। एनसीईआरटी में 72 लिखा हुआ है, याद रखेंगे। मेल्स का जो एवरेज है वो है 72 बीट्स पर मिनट, जो फीमेल्स का एवरेज है वो है 78 बीट्स पर मिनट, और जो इन्फेंट्स है जो छोटे बच्चे हैं उनका एवरेज होता है 120 बीट्स पर मिनट। मनीषा, कई बार क्या होता है जो दिल के बीच की दीवार है उसके अंदर एक छेद होता है, तो जब वो छेद, जब हार्ट ऐसे दबता है, स्क्वीज होता है, तो उसके अंदर से भी ब्लड पास होता है और उस समय अलग आवाज बनती है जिसकी वजह से जो आवाज आती है स्टेथोस्कोप लगा के वो मर मर जैसी होती है। ऑफिशियल आपका डाउट खुद ही क्लियर हो गया होगा, अभी अभी मैंने ऊपर देखा आपका डाउट। देखिए, आपको समझना होगा, जो छोटा बच्चा होता है उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा देखिए अब कैसे समझाऊँ आपको। देखिए, जो छोटा बच्चा है उसकी बॉडी को बार बार पुश करना होगा क्योंकि उसका दिल काफ़ी छोटा है अभी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं है, ये एवरेज वैल्यूज लिखी हैं, ऑन एन एवरेज दोनों बिल्कुल बराबर है। बट पेपर में तो ऐसे कह के नहीं आ सकते। पेपर ने आपको भी कुछ समय पहले सवाल दिया था, उसमें 72 भी था, 75 भी था। अब आप वहां पर पेपर को फाड़ तो नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते कंप्यूटर को उठा के तोड़ दिया कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं, ऐसे कैसे तुम्हारी क्या हिम्मत होगी, तुमने मुझसे क्या पूछ लिया। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, पेपर में तो टिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए डेटा दोस्तों दिया जा रहा है, ऐसी दिल की बातों को दिल पे नहीं लगाते वरना रोना आ जाता है। चलिए आगे। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ आई होप आपको नोट करने का समय इससे मिल रहा है। अब इन ईच बीट, हर बीट में जो है 70 ml ब्लड आगे जाता है। इन ईच बीट हार्ट पंप्स 70 ml ब्लड। 70 ml कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? अगर आप इमेजिन करना चाहें तो आधा कप चाय 70 ml होता है। एक बीट में दिल इतना जो है पंप कर देता है। टोटल ब्लड इन बॉडी ये होता है लमसम 5.2 लीटर। 5.2 लीटर आप ध्यान रख सकते हैं, 5 लीटर के आसपास होता है। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन लगाएंगे तो 70 × 60 इतना ब्लड पंप करेगा एक मिनट में, क्योंकि एक दिल टोटल जो है 70 बार तो धड़कता ही है। 17 × 70 कर देता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू निकल के आ जाती है, यानी हमारा दिल हर मिनट में पूरी बॉडी के ब्लड को एक बार घुमा देता है बॉडी से। समझ पा रहे हैं? यानी हर मिनट में हमारी बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो एक चक्कर मार लेता है। नोट कर लिया होगा आई होप आपने। आगे चलते हैं।
अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की। सेवेंटी, देखिए ये है, देखो मेरी बात सुनो, एक सेकंड में कितना ब्लड, एक सेकंड में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप कहेंगे जी 70 है, एक बीट में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप कहेंगे जी 70 ml। तो अगर मैं आपसे 70 बीट्स की बात करता हूँ तो आप कहेंगे 70 इंटू 70 ml। तो ये 70 बीट्स तो 1 मिनट में होती है ना, तो इतना ब्लड 1 मिनट में जो है वो पंप कर देगा। आप लोग आपस में जो पर्सनली बातें कर रहे हैं ये मतलब आप गायब कर दिए जाएंगे, ठीक है। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, ये गलत जगह आ गए हैं आप लोग, हो सकता है आप लोग ज़्यादा जानते हैं एक दूसरे के बारे में, ये सही जगह नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं एक सज्जन इंसान हूँ लेकिन गौतम बुद्ध नहीं, ठीक है। तो मजबूरी तक आने ही नहीं दूंगा, ठीक है। मोहब्बत से समझ जाइए, तरीके और भी बहुत है। ब्लड प्रेशर जो है, अब अगर आप लोगों में से किसी का भी कमेंट आ गया आपस में बात करता हो, तो फिर आपस में वर्चुअल रियलिटी में जाके पैरेलल यूनिवर्स में बात करिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप फिर आपस में एक दूसरे को छोड़ो खुद को ही नहीं देख पाएंगे। ब्लड प्रेशर जो है दोस्तों, ये हम नापते हैं mm/Hg में। 80 120 आपने सुना होगा, सुना है कभी आपने अपना बीपी चेक कराया है? मेरा बीपी चेक कराने का जो तजुर्बा है हॉस्पिटल्स में वो बिल्कुल डिप्रेसिंग है। मतलब मैं जितनी बार चेक कराता हूँ मेरा बीपी कुछ भी आ जाए वो कह देते हैं कि बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं समझ आता क्यों। मैं कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे 2 मंजिल उतर के गया हूँ, मुझे पता है मेरा बीपी ज़्यादा है, मतलब आई नो, चेक कराओ, कहेंगे अरे सर 80-120, जबकि 80-120 हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ आप 2 फ्लोर उतर के गए हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन हॉस्पिटल्स वाले क्या करते हैं, वो जल्दी-जल्दी में ऐसे उक्का-चुक्का, बुखार है तो चलो 98 ही होगा इसका, और जो बीपी है इसका 80-120 ही होगा। 80-120 mmHg क्या होता है? देखिए दिल जब दबेगा तो क्या वैल्यू ज़्यादा देगा? तो ये जो 120 mmHg है, क्या ये सिस्टोलिक प्रेशर होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि दिल अभी दबा है। ये क्या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा? ठीक है। नहीं, रितिका ब्लड फिर से बन जाता है, इनफैक्ट ब्लड डोनेशन के समय भी कम नहीं होता। ठीक है, 80-120 बोले, 120-80 बोले, एक ही बात है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है ये तो आपको पता ही होगा, स्फिग्मो मैनोमीटर। मैंने कई बार ब्लड डोनेट किया है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक में डिफरेंस, अमन मेरे दोस्त अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दिल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस समय ये जो है सिस्टोल वाली सिचुएशन, दिल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्स होता है तो डायस्टोल बोलते हैं। एच जी ही क्यों, ब्लड प्रेशर, कोई सा भी प्रेशर आप mm/Hg में नाप सकते हैं। फिजिक्स की क्लास नहीं है तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ये जो फॉर्मूला है इसमें रो डेंसिटी होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हाइट ऑफ कॉलम होता है। तो जितना ज्यादा mm/Hg है उतना ज्यादा प्रेशर है। Hg यहाँ पर जो है वो मरकरी है, मरकरी। यानी अगर वो आपका बीपी नापेंगे तो ये जो मरकरी का पाइप होगा उसमें वो 120 मिलीमीटर ऊपर की तरफ चला जाएगा। ब्लड डोनेट करना अच्छी बात होती है, वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड है सत्या की, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। चलें आगे। अब इंपॉर्टेंट बातें, बीपी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें। नॉर्मल बीपी, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर है, वो हो गया आपका 120/80। मैं किसी को भी पहले लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर ये 100-60 हो जाएगा तो इसे मैं बोलूंगा हाइपोटेंशन है, और ये है हाइपर टेंशन। देखो भाइयों, पेपर के लिए पढ़ लो, डॉक्टर डॉक्टर मत खेलो। मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हो इन बातों में, लेकिन पहले वो पढ़ लो जो पेपर पूछेगा। वो अपने घर के पास वाले क्लिनिक बंद मत कराओ मुझसे। ये नोट कर लीजिएगा, सब कुछ यहीं पूछ लेंगे। एक बच्चा बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि सर ब्लड देने से क्या कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं? आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा हाई लेवल का सवाल है कैसे सीजीएल के कोर्स के हिसाब से? ये तो बेटा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ना, कि आपकी बॉडी कंडीशन क्या है, आपका वेट कितना है, आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, फैटी लीवर है या नहीं है, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, है ना। बाकी ब्लड डोनेशन इज अ गुड थिंग। आप आपको कुछ फायदा हो ना हो, अगर आपके नुकसान के बिना किसी और को फायदा होता है, मेरा मानना है वो अच्छी चीज़ है। अगर मेरा नुकसान नहीं होता ना, लेकिन उसमें आपका फायदा है तो वो चीज़ अच्छी चीज़ है।
बट ऑब्वियसली सही जगह ही करना चाहिए, बिकॉज कई बार उसमें भी क्या करते हैं, गलत नीडल्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले है, और ऐसी जगह डोनेट करें जो 100% सेफ एंड सिक्योर। स्टडी ऑफ हार्ट, हाइपोटेंशन इज मोर लीथल और फेटल आयुष्मान, बिकॉज देखिए हाइपरटेंशन में डेफिनेटली आर्टरीज के फटने का खतरा है, बट हाइपोटेंशन में तो ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी। डेफिनेटली दोनों रिस्की हैं, बट हाइपोटेंशन ज्यादा खतरनाक है बिकॉज ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी। तो दोनों ही लीथल हैं, फेटल हैं, बट हाइपोटेंशन ज्यादा खतरनाक माना जाता है। स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। जो डॉक्टर भाई होंगे इसके दिल के, डॉक्टर सलमान भाई थे एक पिक्चर में, कार्डियोलॉजिस्ट। मसल्स इन हार्ट, कार्डियक मसल्स, जहां पर भी कार्डियक दिख जाए वो दिल से एसोसिएटेड बातें हैं। कार्डियक मसल्स नेवर रेस्ट, पैदा होने से पहले से लेकर मृत्यु तक ये लगातार काम करती है। पैदा होने से पहले तक, समझ पा रहे हैं, बिफोर बर्थ से लेकर डेथ तक ये लगातार काम करती रहती है। नोट करिए, आगे चलते हैं। रितिका, इसके लिए आपको बेटा डॉक्टर से ही बात करनी होगी या इंटरनेट पर थोड़ा पढ़ना होगा। हाँ, ये एक्चुअली काफी लोगों को पता ही नहीं होता आयुष्मान। वेन्स जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं, और नर्व्स जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बनती हैं। हम लोग जब नसें बोल देते हैं तो हम उसे हरे रंग का इमेजिन करते हैं और हमें न्यूरॉन दिखते हैं, जो कि गलत है। नसें एक्चुअली जो हैं वो रक्त कोशिकाएं हैं आमतौर पे, जिसके अंदर से खून दौड़ रहा है। यानी वेन्स आर ब्लड वेसल्स, नर्व्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व्स का काम है इंफॉर्मेशन को भेजना, वेन्स का काम है ब्लड को भेजना। आई होप आपने नोट कर लिया है। साइज ऑफ हार्ट, जो हमारा दिल है वो कितना बड़ा होता है? एक मुट्ठी जितना होता है, ये बंद मुट्ठी जितना। हम कितनी ही बातें करते रहे, अरे मेरा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये वो सब फालतू बातें हैं, इतना सही है। वजन, दिल भारी हो गया है मेरा बड़ा, अच्छा फिर क्या करें? बेच दें इसे OLX पे। 350 ग्राम से 400 ग्राम बस, इतना ही होता है, आधा किलो का भी नहीं होता, पाइया 1.5 पाइया के आसपास होता है। लोकेशन ऑफ हार्ट, बिटवीन द लंग्स, ठीक है, स्लाइटली लेफ्ट में होता है, स्लाइटली लेफ्ट में। इसकी वजह से लेफ्ट लंग इज slightly smaller than right lung to make up space for the heart. आंसर इज नो अमन। हमारे बॉडी के अधिकतर ऑर्गन्स का साइज बचपन से बड़े होने तक बढ़ता रहता है। आंखें जनरली उतनी ही रहती हैं, बट बाकी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। आंखें भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती हैं, बट बाकी चीज़ें काफ़ी स्पीड में बढ़ती हैं। और अब सुना होगा ना, हमारा दिल भले ही उल्टी तरफ होता है लेकिन हमेशा सीधी बात करता है। वो सब डायलॉग बाजी से भी आप थोड़ा सा इमेजिन कर ही सकते हैं कि दिल हल्का सा उल्टी तरफ होता है। उन्हीं सब बताऊंगा, चिंता ना करें। साइज ऑफ हार्ट एक फिस्ट के जितना होता है, क्लोज्ड फिस्ट, इतना बड़ा होता है, ठीक है। अब इसका भी कोई फिक्स आंसर नहीं है ना, क्योंकि मेरा हाथ मान लेते हैं आपके हाथ से छोटा है, तो मतलब ये एवरेज बातें हो रही हैं बस यहाँ पे, है ना। आपका हाथ हो सकता है मेरे हाथ से बड़ा हो। चलें आगे। गुस्ताखी माफ, आपका भी दिल दुखता है? अरे बिल्कुल दुखता है मेरा दिल, क्या बात कर रहे हो। ऐसे कमेंट पढ़ के तो चूर चूर हो जाता है। इफ द हार्ट इज लोकेटेड, ये पुनीत का सवाल जो है उसका आंसर है, टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, पर्सन को हम क्या कहते हैं जी? डेक्स्ट्रो कार्डियक पर्सन। जिसका दिल सीधी तरफ होता है उसे डेक्स्ट्रो कार्डियक पर्सन कहा जाता है। और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, बट ओवरऑल जिंदगी जो है सही चलती है। क्योंकि अच्छा आप ये पूछ रहे हैं दिक्कत क्यों आती है हल्की सी, क्योंकि राइट लंग तो पूरे साइज का होता है, और वहां पर स्पेस नहीं है, फिर भी हार्ट वहां पर किस तरीके पहुंच गया है, तो थोड़ा सा प्रेशर बना रहता है दिल के ऊपर, बट बाकी जीवन को ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। जीवन अच्छे से ही चलता है एकदम।
हाँ, लक मूवी में है ना, वो कौन है वो, आमिर खान का जो रिश्तेदार है, और संजय दत्त, दोनों का ही दिल जो है वो दूसरी तरफ था, इमरान खान। हाँ, मूसा भाई जी, हाँ बिल्कुल सही। चलें आगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कितना डिटेल्ड टॉपिक है ये, हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं बस। नहीं मनीष, हार्ट अटैक मेनली आता है अपना हेल्थ का ध्यान ना देने से, और भी बहुत सारे रीजन है। देखिए, ओवर पुश कर देना खुद को, वो भी एक रीजन होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी लिमिटेशन क्या है। हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं पूरे तरीके फिट नहीं हूँ, बाकी लोग 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, मैं 500 मीटर ही दौड़ सकता हूँ, तो मुझे 400 ही दौड़ना चाहिए शुरुआत में। जब वो 500 की लिमिट 600 हो जाए तो मैं 500 दौड़ूँ। आई होप आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं। अननेसेसरीली खुद को पुश कर देना वो नुकसानदायक होता है हमेशा ही। अमन, ऑल द डिसीजेज आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो आंसर आपके सवाल का यस होगा। हर एक बीमारी दूसरी बीमारी से जुड़ी है, क्योंकि शरीर तो एक ही है ना। चलो अब करते हैं पकाऊ बातें। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की आपके साथ में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अभी तक तो हमने दिल की बात करी, अब हम बात करेंगे खून की। जो हमारे शरीर के अंदर चीजें हो रही हैं वो क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये वो दुनिया भर की बातें अब हम जो है करेंगे, ठीक है। सबसे पहले व्हाई इज इट अ सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज द सेम ब्लड इज इन दी बॉडी, और वही ब्लड बार बार घूम के आया जा रहा है। जैसे अभी हमने समझा कि 1 मिनट के बाद फिर से वही ब्लड जो है आ जाएगा। पहले हमें ये सब नहीं पता था। इसकी जो डिस्कवरी करी गई है ना, डिस्कवर्ड बाय, ये करी गई है विलियम हार्वी के द्वारा, ठीक है। विलियम हार्वी, आपके पेपर का सवाल है। और ब्लड का काम क्या है हमारी बॉडी में, ब्लड का फंक्शन क्या है, क्या करता है खून। रगों में खून दौड़ रहा है, पानी करता क्या है, कनेक्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन के अलावा न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी लेके जाता है क्या, ग्लूकोज वगैरह, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ लेके जाता है। इसका काम होता है मेनली ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी। एनर्जी भी लेके जा ही रहा है भाई, ग्लूकोज लेके जा रहा है तो एनर्जी हो गई, कहने को तो ग्लूकोज भी एक न्यूट्रिएंट ही हो गया, एटसेट्रा। वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह भी ले जा सकता है, मेडिसिन लेके जा सकता है, बिल्कुल, एटसेट्रा में बाकी चीजें आ गई, मेडिसिन वगैरह भी ये लेके जाता है। अच्छा, आपने एग्जाम्पल दिया, ठीक है जी। अब ये सर्कुलेशन जो है, ये क्या सिर्फ दिल की वजह से होता है, नहीं। क्या सिर्फ ब्लड वेसल्स की वजह से होता है, नहीं। ये दोनों की वजह से होता है, यानी हमारा दिल पाइप से कनेक्टेड होता है, और वो पाइप जो है वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर घूम रहे होते हैं। आप फटाफट प्लीज नोट करते रहिएगा, मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ जिसे समझ भी आ जाए और आपको आपको नोट करने का समय भी साथ साथ मिल जाए, ठीक है। सर्कुलेशन किसकी वजह से होता है, एक तो हार्ट, जो कि हमने पढ़ लिया है दोस्तों, अच्छे से दिल की बात हमने कर ली है। आई होप आपको मेरी दिल दियां गल्ला समझ आ गई होगी। और दूसरा है ब्लड वेसल्स। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये टॉपिक्स शायद मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ, मतलब जितना ज़रूरी है, जितना आमतौर पे पढ़ाया जाता है, उससे काफ़ी आगे बढ़ के मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ। बाकी आप बेटर जानते हैं कि आप जो है अगर पहले पढ़ चुके हैं कहीं पे, चाहे किसी किताब से या किसी इंसान से, तो यू आर द बेटर जज। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी करता हूँ अपने कंटेंट के साथ और आपके साथ। सर्कुलेशन हार्ट और ब्लड वेसल्स की वजह से होता है, और याद रखेंगे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या मैं इसे कह सकता हूँ, देखो वास्कुलर शब्द आ गया ना, वास्कुलर, तो वो वेसल की बात कर रहा है। देखो वेसल लिखा है, वेसल का मतलब पाइप है और कुछ नहीं है। और कार्डियो, कार्डियो समझ गए ना, क्योंकि दिल है, और वास्कुलर क्योंकि ब्लड वेसल है। तो क्या हम इसे कार्डियो वास्कुलर सिस्टम कह सकते हैं जी, क्योंकि दिल का भी रोल है और वेसल्स का भी रोल है। वेसल से वास्कुलर शब्द बन गया, और कार्डियो जो है वो आपके दिल से एसोसिएटेड। अब ये दो तरीके का हो सकता है, एक ओपन, एक क्लोज्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप कितनी फ़िल्मी बातें करते रहे अपने दोस्तों से कि मेरा दिल तो एक खुली किताब है, जो चाहे पन्ना पलट के पढ़ ले। सब फालतू बातें हैं। इंसान का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो क्लोज़्ड है, ठीक है? यानी ह्यूमन्स इस तरफ आते हैं, ठीक है? अब मकड़ी तो हो नहीं जो ओपन होगा, या मक्खी तो हो नहीं जो ओपन होगा। अगली बार ऐसे डायलॉग मारो तो ये बातें ध्यान रखना। या बटरफ्लाई तो नहीं, या फिर मच्छर तो नहीं। इन सब का जो सिस्टम है वो ओपन होता है, क्योंकि इन्हें ना ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। इनकी बॉडी को, इनकी बॉडी में क्या चलता है, दिल सीधा पूरी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेंक देता है, और पूरी बॉडी से ही जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ले लेता है। आप समझ पा रहे हैं, एक बड़ा सा तालाब है, उसी तालाब में आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को डाल रहे हैं, उसी तालाब में से चीज़ों को निकाल रहे हैं। क्या ये काफ़ी लेस एफिशिएंट सिस्टम हो गया? मज़ा ही नहीं आ रहा। तो ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि इन सब जीवों के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी।
Why do they say मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स है? They don't know कि मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग है. They are not right. आपने दे भी लगा दिया, मेरे भी लगा दिया, एक्टिव पैसिव दोनों एक साथ हो गए. ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यू. नो ब्लड वेसल्स. क्या टेक्निकली ओपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक कार्डियो सिस्टम है? क्योंकि इसमें वास्कुलर तो है ही नहीं भाई. पहले मैं कह रहा हूँ वास्कुलर क्योंकि वेसल है, अब मैं कह रहा हूँ वेसल नहीं है. तो कायदे से ये जो मच्छर मक्खी वगैरह हैं, इनका वास्कुलर सिस्टम होता ही नहीं. इनके पास बस एक तालाब होता है और कुछ नहीं होता. लेकिन ह्यूमंस है, एनिमल्स है, जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है. हमें तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, फेसबुक भी चलानी है, साथ में पढ़ाई भी करनी है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो उस केस में क्या है कि हमारी बॉडी को एफिशिएंट होना पड़ेगा, तभी तो हम इनएफिशिएंट हो पाएंगे. हमारी बॉडी अगर हम पे चली गई तो बेड़ा गर्क हो गया भाई. हम जो है इतना समय तभी तो खराब कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी बायोलॉजिकली शरीर सही से काम कर रहा है. ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या ये जितने बड़े बड़े जीव हैं, इन सब में क्लोज्ड होता है. और ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल्स, या वेसल समझ पा रहे हैं ना, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं या फिर वेन्स कहते हैं. हाँ, दोस्ती भी करनी है. दोस्ती करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल करिए. कौन मना कर रहा है आपको? ऑफिस में जाइए, दोस्ती करिए. कार्तिक कंप्लीटेड, यस. अपकमिंग अभी के लिए आई एम नॉट श्योर. चलें आगे. आर्टरीज और वेन्स. ब्लड वेसल्स क्या है? दो तरीके की हैं सैंक्फ्रोइड. प्योर ब्लड है तो आर्टरी, इम्प्योर ब्लड है तो वेन्स. ठीक है. ओपन जो है वो लेस एफिशिएंट होता है, लेस एफिशिएंट. ये मोर एफिशिएंट होता है. रीजन आपको पता ही है. जनरली नो आकांक्षा, मैंने ऐसा केस नहीं सुना. नहीं ऑफिशियल. चलो आगे चलते हैं. मैं श्रेया कोशिश करूंगा बेटा. थोड़ा सा मैं आपको डेटा समझाना चाहूंगा. देखिए, जो हमारा ब्लड है ना, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है. रीजन आपको समझ आ गया ना, कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है भाई. हमारे लंग्स को हार्ट के साथ, हार्ट को बॉडी के साथ, बॉडी को हार्ट के साथ, देन हार्ट को लंग्स के साथ. ये कनेक्ट कर रहा है, रिश्ता बांध के रख रहा है दोनों में, याद रखेंगे. और ब्लड जो है ना, ये फ्लूइड है. सर ये नॉर्मल सी बात आप बता रहे हो. फ्लूइड भी कौन सा है? देखिए, फ्लूइड भी, गैसेस भी फ्लूइड में आती है और लिक्विड भी फ्लूइड में आती है. तो हमारा जो ब्लड है वो गैसियस नहीं है, वो लिक्विड नेचर का है. विनय, यहाँ पर अभी बात हो रही है सब आम तौर पे कैसे चलता है. ठीक है. फ्लूइड वो होता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड. जो बह सकता है इंसान के अलावा, वो एक फ्लूइड है. तो कहने को गैसेस भी फ्लो करती है तो वो भी फ्लूइड है, बट हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड फ्लूइड है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ तक आई होप आपको सारी बात समझ आ रही है. अब देखिए हमारा ब्लड क्या करता है, आपको याद होगा C6H12O6 नाम की एक चीज हुआ करती थी जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं. हम आगे चल के भी एक आध जगह पढ़ेंगे. ये हमारा ब्लड लेकर गया है सेल के पास, और साथ में हमारे क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी लेके गया है सेल के पास. ये सेल के पास हो रहा है ये काम, समझ पा रहे हैं? इस सेल के अंदर क्या चल रहा है वो आपको समझाया जा रहा है. ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पर मिले हैं, और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पानी बना रहे हैं और CO2 बना रहे हैं. ऐसा फालतू काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके साथ बनेगी एनर्जी. अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पे 6 लगा देंगे, यहाँ पे 6 लगा देंगे, यहाँ पे 6 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा. मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ. 6 कार्बन, 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 और 18, 6 दूनी 12, 6 18, बिल्कुल सही है, सब बैलेंस्ड है. समझ पा रहे हैं? यानी हमारा जो, हमारी बॉडी जो है कैसे काम करती है, हमारी बॉडी में जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन और बनता है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. समझ पाए योगेश? ये एनर्जी हमारे सेल यूज करते हैं काम करने में. ठीक है, समझ पा रहे हैं? और ये CO2 हम बाहर निकाल देते हैं. अब आप समझ पा रहे हैं, सेल के लेवल पे ऑक्सीजन आ गई और CO2 निकल गया. ये वो वाले पेज से अब जुड़ी हुई बात है. कहाँ गया वो? रुको. ये आप समझ पा रहे हो, ये यहाँ की कहानी है. इसके अंदर जो हो रहा था, ये C6H12O6 प्लस O2 आया और CO2 जो है यहाँ से बाहर निकल गया. बैलेंस का क्वेश्चन नहीं आता है, बट क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो फर्ज है मेरा चीज़ों को अच्छे से समझाना. कोई रिकॉर्डेड देखकर वो सोचे कि ऑक्सीजन कैसे ज़्यादा कम होगा, तो इसलिए बताया जा रहा है बस. ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए. एक बच्चा कह रहा था कि टिश्यू डिटेल में बता देना. टिश्यू जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि मैं कितनी डिटेल में पढ़ाता हूँ. एक चैप्टर है पूरा टिश्यू का, चिंता ना करें. पीएच ऑफ ब्लड. पीएच होता है, आप जानते हैं, पिछली क्लास में बताया गया, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन
है ना, ये होता है 7.4, यानी ब्लड इज स्लाइटली बेसिक। बेसिक की जगह मैं कह सकता हूँ एल्केलाइन। एल्केलाइन और बेसिक एक ही होता है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये अगर आप बिफोर बर्थ की बात करें तो होता है स्प्लीन में और लीवर और एटसेट्रा। देखिए जो खून है ना वो बनता है मेनली हड्डियों में। आपने सुना होगा बोन मैरो में ब्लड बनता है, लेकिन जब बच्चा जन्मा ही नहीं होता, जब वो बहुत छोटा होता है ना, 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है, तो वो 9 महीने के अंदर जो शुरू के 3-4 महीने होते हैं, उस समय उसकी शरीर में हड्डियां भी नहीं होती। तो उस समय भी ब्लड तो बनेगा ना, क्योंकि हार्ट तो होता है, दिल धड़कना शुरू कर देता है। तो उस समय जो बॉडी में स्प्लीन नाम की एक जगह होती है, या लीवर हो गया, इन सब के अंदर जो है ब्लड बनता है। और आफ्टर बर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ध्यान रखना है, आफ्टर बर्थ ये मेनली बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो, स्प्लीन अभी बता दूंगा, चिंता मत करो। बोन मैरो ये क्या है जी, कैविटी ऑफ बिग बोन्स, जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे ह्यूमरस है, अभी उस नाम की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे हमारी थाई बोन है, हमारा ये वाली बोन है, या फिर जो भी बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, वहां पर जो है बोन मैरो होता है, ठीक है। बोन मैरो होगा, मैंने बी लिख दिया, और वहां पर जो है ब्लड बनता है, ठीक है। अब मैंने करेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है। अगर एक हड्डी है आपके सामने, मान लेते हैं इस तरीके, तो ये एक बड़ी हड्डी है, तो इसके अंदर ये खाली होती है अंदर से, और आपको यहाँ पर जो है बोन मैरो देखने को मिलता है। यस तरंग, सब बताया जाएगा मेरे दोस्त। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, अगले पेज पे उनके जो तरंग ने बात लिखी है, आई होप लिखी होगी, क्योंकि इसके ठीक बाद में यही बात बताता हूँ। स्प्लीन अलग चीज है, लीवर अलग चीज है। अभिषेक इनकम्प्लीट सेंटेंस है आपने जो लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक बार स्प्लीन देख भी सकते हैं कहाँ पर है, देखिए ये है स्प्लीन, पेट के पीछे की तरफ, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये रहा। और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे ये स्प्लीन है, ये भी स्प्लीन ही है, सारे स्प्लीन है। खैर आगे चलते हैं। स्प्लीन के बारे में दो शब्द। सबसे पहले अगर आपसे कोई लोकेशन पूछता है तो ये है नियर स्टमक। अगर आपसे कोई इसका फंक्शन पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे स्टोर्स एक्सेस ब्लड, और इसे जो है कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब जहां पर किस चीज का अंत होता है, कब्रिस्तान। हिस्ट्री साइंस के बाद क्या होगा आपको आने वाले समय में ही बताया जाएगा, बाकी चीजें आप अभी रिकॉर्डेड में शुरू कर सकते हैं। आरबीसी, आरबीसीज गेट डिस्ट्रॉयड एट द लास्ट स्टेज ऑफ देयर लाइव्स। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो आरबीसीज होते हैं इनका एक जीवन होता है। मान लेते हैं वो एक्स स्टेज का होता है, अभी नंबर्स पे नहीं खेलेंगे, तो कभी ना कभी तो खत्म भी होगा, कभी ना कभी तो खत्म भी होगा ना। तो जब वो खत्म होने लगता है तो स्प्लीन में जाके खत्म होता है। नियर में दिशा बिहाइंड इंक्लूड होता है। यस मनीष, इट इज अ वेस्टेज, वो बस पेट में जाता है, वो बॉडी को नहीं लगेगा, वो उसमें जो भी है बस अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो हमारी बॉडी उसे कंज्यूम कर लेगी। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, यानी यहाँ पर जो है आरबीसी दफन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं रुपेश, समय लगेगा, हो जाएगा सब तैयार, चिंता ना करें। आगे चलते हैं। नोट कीजिए। आरबीसीज गेट डिस्ट्रॉयड एट द लास्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ। जब आरबीसीज खत्म होने लगते हैं, जब इनकी मृत्यु होने लगती है, तब ये जो है स्प्लीन के अंदर जाके बैठ जाते हैं और वहां जाके मर जाते हैं। प्रद्युमन डाउट सेक्शन अभी ऑफ करा हुआ है। अब एक सवाल है, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। पेपर का सवाल है, आप आंसर देते हैं, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर याद रखेंगे इट कंटेन्स आयरन, और इसका जो काम होता है, फंक्शन, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये भी याद रखेंगे
इसकी मैक्सिमम एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है बॉन्ड, बॉन्ड बनाने की क्षमता, लगाव, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO। अमन मेरे दोस्त, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़े से सब्र में काम ना बने, थोड़ा ज्यादा कर ले, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई, तो क्या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई या फिर ब्लड की कमी हो गई? यानी अल्टीमेटली आयरन का कम होना या फिर आरबीसी का कम होना, ये ध्यान रखेंगे हीमोग्लोबिन जो है ये पाए जाते हैं इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। वही वाली बात हो गई ना कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो है हीमोग्लोबिन है, जिसके अंदर आयरन है। मैं लिख देता हूँ, इफ हीमोग्लोबिन, आयरन, आरबीसी, ब्लड इज लेस, आप कहेंगे जी इंसान को हो गया एनीमिया। नोट कर लीजिए। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, टॉक्सिक होती है नेचर में, यानी ये जान ले सकती है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन की कमी में जो है आप कुछ जलाते हैं आग, तो वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और अगर ये हमारे शरीर में जाता है तो हम कोमा में भी जा सकते हैं और हम फुल स्टॉप में भी जा सकते हैं, यानी हम कोमा में भी जा सकते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए आपने सुना होगा जो गैस वाले गीजर होते हैं, उन्हें जब उनसे जब आप नहाने से पहले मान लेते हैं उस पानी को जनरेट कर रहे हैं, आप बाल्टी भर रहे हैं, तो उस समय कहा जाता है कि आपको साथ-साथ नहीं नहाना चाहिए। पहले आप पूरी बकेट को फिल होने दीजिए, दरवाज़ा खुला रहने दीजिए, उसके बाद आप नहाने जाइए, बिकॉज़ अगर गलती से भी ऑक्सीजन की कमी हो गई और आप अंदर ही जो है बेहोश हो जाएँगे। सेम चीज़ आपने नोटिस करी होगी, हम सभी के घर में जो किचन है, वो बाहर की तरफ होगी। हमारा घर किसी भी डिज़ाइन का बना है, कैसा भी है, हमारे घर की किचन ऐसी जगह होती है जहाँ पे वेंटिलेशन मैक्सिमम हो। ऑब्वियसली मैं ये घरों पे भी डिपेंड करता है ना, हम सब अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोग हैं। बट अगर आप गाँव में जाओगे तो किचन तो बिल्कुल ही बाहर होती है घर के। उसका रीज़न भी यही है कि वहाँ पर कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, वो डिज़ाइन गलत है प्रद्युमन। और अब क्या करा है इन लोगों ने, चिमनीज़ वगैरह बना दी हैं, तो भले ही घर के बीच में किचन है, तो इन्होंने किस तरीके वेंटिलेशन, एग्ज़ॉस्ट फैन उन सब के जुगाड़ दे रखे हैं। वो भी देखिए अब समय ऐसा आ चुका है कि जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है, तो अल्टरनेट्स जो हैं क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है जी, यहाँ तक आप बात को समझ चुके हैं, तो मैं आगे चलता हूँ। ये आप समझ गए हैं, अगर मेरी बॉडी में ब्लड कम है, आरबीसी कम है, आयरन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उस केस में हमें एनीमिया हो सकता है। अब एक सवाल आ सकता है ना, भाई कितना कम है, कितना होना चाहिए? तो मैं आपको वो अगले पेज पे लिखकर बता देता हूँ। डाउट्स की संख्या जो है भर-भर के है। क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे ऐसा? क्या जानना चाहते हैं आप मेरे जीवन के बारे में? 40 के आस-पास डाउट्स हैं। कमाल है। बिल्कुल हिटमैन, मेरी बायोग्राफी पूरा तो होने दो जीवन, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। चलें आगे, टाइम क्या हो गया है? 44 हो चुके हैं। वैभव, वीकनेस जनरली और थोड़ा पीलापन शरीर का, यही सब है। पल्सर 220 तो मैंने यार छोड़ दिया, वो सारे शौक छोड़ दिए मैंने। पहले मुझे बड़ा शौक था, मैं ले सकता हूँ, तो मेरा मन नहीं है। पर 100 ml ब्लड 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन होता है, तो हम कह सकते हैं पर लीटर ब्लड में 150 ग्राम ऑफ एचबी। जो मेल होते हैं उनमें 140 टू 170 ग्राम, जो फीमेल होती हैं 120 ग्राम टू 150 ग्राम। चलें आगे। इफ एचबी इज लेस देन 12 ग्राम पर 100 ml एनीमिया। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले आप अपने कोमल उंगलियों से मुझे पूछें कि सर फीमेल में कम क्यों है, मेल में ज़्यादा क्यों है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बायोलॉजिकली मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। Socially we are equal, this feminism, this that, it is all social concept. बायोलॉजिकली मेल और फीमेल अलग अलग हैं, ऊपर वाले ने दोनों को अलग अलग बनाया है, उसकी वजह से ये डेटा हल्का हल्का अलग अलग चलता है। इट इज ओके। 750 कहाँ लिखा है? 150। अच्छा पूरी बॉडी का, अच्छा कैलकुलेशन लगाया आपने रुपेश, ठीक है। 12 ग्राम पर 100 ml है, 100।
धीरे धीरे आपको काफी चीजें भी और बताई जाएंगी, थोड़ा सा समय को समय दीजिए। आज के लिए बस कर लें, आप बस कर लें, ट्रक कर लें, हवाई जहाज कर लें, जो करना कर लें आप। मैं समझाता हूँ बेटा, देखो हमारी बॉडी के अंदर मान लेते हैं 1 लीटर ब्लड मैंने निकाल लिया, कटोरे में डाल दिया, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। अब बस आपको 5 से 7 मिनट में फ्री कर दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन 5 मिनट ध्यान से सुन लो, ठीक है। आपकी बॉडी का जो 1 लीटर ब्लड है उसमें ऑन एन एवरेज 150 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। अगर वो मान लेते हैं 100 ml के डेटा पे खेलते हैं, तो क्या 100 ml पे 15 ग्राम है, मेल में 100 में 14 से 17, फीमेल में 100 में 120 से 150, ये पता है ना आपको। पर लीटर की बात हो रही है, ऑब्वियसली मैंने ऊपर लिखा है, आई होप ये आप इतना समझदार हैं आप, ठीक है। अब 100 ml में तो 12 से भी अगर कम हो गई तो उस केस में अनीमिया के चांसेस होते हैं, बट जरूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि 11 है तो आपको एनीमिया है, 10 है तो एनीमिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉक्टर्स बेटर जानते हैं कि किसकी फिजिकल कंडीशंस में कितना बेटर है। ये तो हम बस जनरल देखो, जो एनसीईआरटी जो सरकारी किताबें कहती हैं, बस मैं वो डेटा पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर्स के पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे अभी कबीर के ब्लड टेस्ट हुए थे 1 हफ्ता पहले, तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो नॉर्मल रेंज से हटके थी। हम आम तौर पर तो हमें वो समझ आता है ना कि बोल्ड कर रखा है या रेड कलर से दे रखा है तो खतरा है। तो उसमें डॉक्टर के पास जब मंगवाए तो उन्होंने यही बताया, इट इज टोटली ओके, ओके, मतलब नो नीड टू वरी। तो देखिए आमतौर पे हम तो बस उस नंबर पे खेलते हैं कि अरे 10 से 20 के बीच में, हमारा 8 है तो हम बीमार हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, ठीक है। प्लेटलेट्स कम होती है विनेट जो डेंगू होता है उसमें, आरबीसीज नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लास को रोक रहा हूँ, एक छोटा सा होमवर्क मैं आप सबको दे रहा हूँ, ये फाइल मैं आपके लिए जो है अपलोड कर दूंगा, उसे ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। ये ध्यान से डेटा देखना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फाइल आपको ऐसी दिखेगी। एक तो ये डेटा आपको पढ़ के आना है, ये डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। मैंने जो पूछा गया सवाल है वो आपको लिखवा दिया है, विलियम हार्वे वाला। इसने एक्सप्लेन करा था पूरा प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा हुआ है। उसके अलावा भी ऊपर वाले 2-4 नाम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मार्सेलो भाई को भी पढ़ लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या आपको समझ आ चुका है? डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आशा, बस ये पता होना कि किसने क्या करा है। ये आप एक बार रीड कर लेना। ये इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें हड्डियां नहीं होती, ठीक है। क्लोज्ड हम में है कैट्स, अर्थवॉर्म्स, एनिमल्स वगैरह, ये सब हैं आपके। ये सब आपको मैं ये काम करता हूँ, अभी मैं इस फाइल को अपलोड नहीं करता। आप आज के लिए कोई होमवर्क मत लेके जाओ, पहले मैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये मेन पोर्शन है जो मैं आपसे कराना चाह रहा हूँ घर से, ठीक है। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं, आप चिल करके आराम से जाओ। ये डायग्राम मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा, कल की क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, आप इसे एक बार देख लेना, ठीक है। ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो, यहाँ पर जो है सेशन आपका कंक्लूड होता है। आई होप आप सबको जो है मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। फॉर रिकॉर्ड ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है, जो जाना चाहे जा सकता है, मैं सिर्फ और सिर्फ डाउट्स दूंगा। थैंक यू।